आप एक अरसे से आप इस डिपार्टमेंट को देख रही हैं और बहुत कोशिश है, ख़ासकर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रयासों की बात करें तो वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव्स का फैलाव हो, कोऑपरेटिव बढ़े। आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ पहल आपने की है कोऑपरेटिव्स को लेकर? आप प्रोवाइड करते हैं एवेन्यूज, अपॉर्चुनिटीज। मैं इसी पे आ रही थी कि सेल्फ रिलायंस थ्रू सेल्फ एंगेजमेंट। जी। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और हर एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे एक बड़ा बिजनेस नहीं खोल सकता। जिन्होंने कभी कोई काम करना शुरू ही नहीं किया उनको हमने सबसे पहले फर्स्ट फेज में डी रजिस्टर करने का डिसीजन लिया है। को लगता था कि अगर हम सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को लेके डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे तो हमें 2-2.5 साल तक तो रजिस्ट्रेशन के लिए अपने पैर घिसने पड़ेंगे। वेल, दैट वर्क कल्चर इज कम्प्लीटली चेंज। द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं फ़हीम और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। कोऑपरेटिव्स को भारत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और अगर हम इतिहास पे भी नज़र मारें तो कोऑपरेटिव्स का एक अपना इतिहास है। जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव्स क्या कुछ कर रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स यशा मुदगल जी। यशा जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कोऑपरेटिव्स इकोनॉमिकली देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि लोगों के साथ भी जुड़ा है और गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ा है और हमेशा से ये गवर्नमेंट का प्रयास रहा है कि कोऑपरेटिव के ज़रिए जो है वो लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और उनको किसी ना किसी तरह से मुनाफे की तरफ जो है वो लाया जाए। आप एक अरसे से आप इस डिपार्टमेंट को देख रही हैं और बहुत कोशिश है, ख़ासकर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रयासों की बात करें तो वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव्स का फैलाव हो, कोऑपरेटिव बढ़े। आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ पहल आपने की है कोऑपरेटिव्स को लेकर? पहल तो बहुत सारी की हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड में देना चाहती हूँ जिससे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो है, जो आपने बातें कही वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि कोऑपरेटिव एज अ सेक्टर कंट्री के जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसको कंट्री की इनकम कहते हैं, उसमें ऑल इंडिया लेवल पे हमारे जीडीपी में 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो कोऑपरेटिव्स का है। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग द सेक्टर एंड हाउ इम्पोर्टेंट द सेक्टर इज, बिकॉज 20% इज अ सब्सटैंशियल परसेंटेज। एंड जो रिसेंटली लास्ट ईयर मिनिस्ट्री जुलाई 2021 में जब मिनिस्ट्री बन गई तो एक साल में काफ़ी काम हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मिनिस्ट्री लेवल पे बहुत सारे कंसल्टेशंस और बहुत सारे रिगरस एफर्ट्स हुए हैं कि कौन सी ऐसी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएं ताकि जिन स्टेट्स में कोऑपरेटिव्स ऑलरेडी अच्छा कर रहा है वहाँ तो वो बढ़े ही, लेकिन जिन स्टेट्स में अभी तक या जिन यूटीज़ में अभी तक वो सेक्टर थोड़ा अंडर डेवलप्ड रहा है वहाँ पे भी उसको जो है मल्टी फोल्ड जो है हम बढ़ा सकें। और आगे आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि जो कंट्रीब्यूशन 20% है ऑल इंडिया लेवल पे उसको 40% पे ले जाना है। सो 5 साल के टाइम गैप में जो हम कोशिशें करेंगे उसमें हमें अपना जीडीपी कंट्रीब्यूशन डबल करना है। जाहिर सी बात है कि 40% का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी पहुंच पाएगी जब उसमें हर स्टेट और हर यूटी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो जो लगा थोड़े से स्टेट्स और यूटीज़ रहे जो इस दौड़ में थोड़े पीछे रहे हैं उसमें से हम भी हैं। हमारे यहाँ ये सेक्टर इन द पास्ट उतना ग्रो नहीं किया और इसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि वी वो बेसिकली अ वेलफेरियन स्टेट और बहुत सारी सरकारी मदद पहले डोल आउट की जाती थी लोगों को। तो जो माइंडसेट बना वो मोर डिपेंडेंसी का माइंडसेट बना एंड लेस ऑफ एंटरप्राइजिंग एंड सेल्फ रिलायंस का जो माइंडसेट है वो तब तक कल्टिवेट नहीं हुआ था। हाउएवर द रीसेंट चेंजेस जो आप जानते हैं जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल और लीगल चेंजेस द यूटी हैज़ गॉन थ्रू, और इसके बाद एक अब माइंडसेट कल्टिवेट हो रहा है कि हमें डिपेंडेंस से निकल करके और सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। तो जो आपने कोऑपरेटिव सेक्टर की बात की उसी के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही वंडरफुल सेक्टर है। एक तो आपने कहा कि ये दोनों ही गवर्नमेंट प्लस पब्लिक को ये इट्स लाइक it's a people's movement. Basically it's a partnership. It's a people's movement. कोऑपरेशन जो है, सहकारिता जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के और एक दूसरे की मदद करने को, उसी को सहकारिता कहते हैं। सो बेसिकली इट्स अ पीपल्स मूवमेंट। गवर्नमेंट का जो रोल है वो बेसिकली रहेगा हैंड होल्डिंग और फैसिलिटेटर का। जी। इस सेक्टर की एक और ब्यूटी है, द ब्यूटी ऑफ द सेक्टर इज कि इसमें जो लागत आपको लगानी है वो बहुत कम है।
लेकिन इसका जो रिटर्न है वो मल्टीफोल्ड है। मैं 2-4 और डिपार्टमेंट्स की बात करूंगी। फॉर इंस्टेंस आप पावर डिपार्टमेंट ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें एक नेसेसरी और एसेंशियल सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न बहुत कम है। उसमें गवर्नमेंट को सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट करना है और अच्छी बिजली प्रोवाइड करनी है। उसकी अगर आप 100% रिटर्न भी लोगों से लेंगे तब भी जितना लागत है वो आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से पानी है, इसी तरीके से बहुत सारे सड़कें हैं, ठीक है, आप कितना टोल कमा लेंगे? आप तो रोड्स तो आपको बहुत सारी बनानी है, गांव की रोड पे तो आप अपना टोल पोस्ट नहीं लगा सकते। सो other sectors are sectors which draw a lot of money out of the government and do not give much return. और social welfare है, it's again one sided, it's a welfarean aspect, but उसमें अगर हमें old age pension देनी है या उसमें अगर हमें widow pension देनी है या उसमें अगर हमारी scholarship schemes है students के लिए, again it is a one sided affair जहाँ पे जो outgo है गवर्नमेंट का वो है, इनफ्लो कुछ नहीं है। इस सेक्टर में आउटफ्लो है, लेकिन इनफ्लो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनफ्लो है, इनफ्लो इज मल्टीफेरियस, मल्टीफोल्ड। रादर देन अगर 100 रुपए की लागत लगाई गई तो आप ऐसी सोसाइटीज क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आई जस्ट मीन्स 100 इन अ सिंबॉलिक वे, मे बी 1 करोड़ ऑफ रुपीज, कि वो अगले 5 साल में एक 10 करोड़ की एंटिटी बन जाए जो अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को और अपने एम्प्लॉयज़ को डिविडेंड्स दे सके, जो उनको प्रॉफिट के हिस्से दे सके। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज one of the sectors which can be a game changer in making women, the marginalized sections of the society, financially independent and self-reliant. यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा जो आपकी बात से बिल्कुल जुड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट के इस आलम में, खासकर हम जम्मू कश्मीर की यूटी की बात करें तो आपकी कंट्रीब्यूशन जो है एक मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकती है, जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, लोगों को जो है आप प्रोवाइड करते हैं एवेन्यूज, अपॉर्चुनिटीज। मैं इसी पे आ रही थी कि सेल्फ रिलायंस थ्रू सेल्फ एंगेजमेंट। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और हर एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे एक बड़ा बिजनेस नहीं खोल सकता। सो देयर आर लिमिटेशंस। तो सहकारिता है लोगों को जो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन दे के एक ग्रुप बनाना, उनको गाइड करना कि जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मिल्क कोऑपरेटिव हमने एक गांव में 10 बना दी और उसमें हमारे 1000 डेयरी प्रोड्यूसर्स जुड़ जाते हैं और फिर हम वहाँ पे उस एरिया में एक मिल्क चिलिंग प्लांट लगा देते हैं, उनका सारा मिल्क कलेक्शन एक जगह होता है और इस मिल्क कलेक्शन को करके हम अपने प्रोसेसिंग प्लांट में भेज के और दूध, दही और पनीर की मार्केटिंग करते हैं। तो जो डेयरी प्रोड्यूसर लोकल मार्केट में अपने जो दूध दोहन करके और उसको 20 रुपये 25 रुपये पर लीटर पे बेच रहा था, उसको वो रिटर्न 35 से 40 रुपए अ लीटर उसको वो रिटर्न मिलने लगेगी। सो अकेले कोई फार्मर मिल्क चिलिंग प्लांट तो नहीं लगा पाएगा जी, इट्स नॉट पॉसिबल। और अकेले वो लगा भी लेगा तो उसको अगेन एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी बनानी पड़ेगी जहाँ पे सारे जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं वो मिल्क ला रहे हैं, मिल्क कलेक्ट हो रहा है, फिर वो प्रोसेस हो रहा है। तो कोऑपरेटिव्स इज अबाउट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की बहुत सारी एक्टिविटीज जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड हैं जी, उनको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाके जोड़ के एक लीगल एंटिटी बनाना जिसको टैक्स बेनिफिट्स हैं, जिसको कुछ स्कीमों के बेनिफिट हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग लिंकेज अपने प्रोडक्ट के लिए प्रोवाइड करना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने डेयरी का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया है, अब हम मिल्क सरप्लस यूटी बन गए हैं, लेकिन खाली मवेशी देने से और दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना, उससे तो फार्मर को फायदा नहीं मिलेगा ना। एक लिमिट तक का फायदा मिलेगा। डेयरी प्रोड्यूसर को, फार्मर को फायदा तब मिलेगा जब ये जो सरप्लस मिल्क वो जनरेट कर रहा है इसको प्रोसेस करके एक ब्रांड के अंडर मार्केट किया जाए। मिल्क चिलिंग प्लांट का जहाँ तक आपने जिक्र किया, हम अपनी नेबरिंग स्टेट पंजाब की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर ही वो लोग काम कर रहे हैं। हम अमूल की बात करें या वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोकल ब्रांड्स हैं पंजाब के जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। देखिए पंजाब का है वेरका, दैट इज इन कोऑपरेटिव्स। राजस्थान का है सरस जी, अगेन कोऑपरेटिव। गुजरात हम सबको पता है अमूल कोऑपरेटिव। कर्नाटका का है नंदिनी कोऑपरेटिव। और इस वक्त उत्तराखंड में 2-3 ब्रांड्स बन रहे हैं, हिमालयन गोट चीज और दैट इज अगेन कोऑपरेटिव्स। सो
इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जोड़ करके एक फेडरेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक एपेक्स लेवल की सोसाइटी रजिस्टर करी फेडरेशन, जिस फेडरेशन का काम है इन सभी मिल्क प्रोड्यूसर्स से मिल्क लेना, उसको प्रोसेस करना, उस पर अपनी ब्रांड का ठप्पा लगाना और उसको बाजार में बेचना। सो ऑन सिमिलर लाइंस, क्योंकि आप जानना चाह रहे थे कौन से नए इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट ले रहा है, एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो हमने अंडरटेक इस वक्त किया है वो ये किया है कि पिछले गुज़िश्ता 2 सालों में यूटी का मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो करंट गवर्नमेंट डेटा है उसको मैंने निकाल के देखा है, 10 से 15 लाख लीटर पर डे का सरप्लस हम जनरेट कर रहे हैं, जबकि इस समय जो टोटल प्रोसेसिंग JNK में हो रही है वो 1 से 2 लाख लीटर पर डे की प्रोसेसिंग हो रही है। सो यू कैन इमेजिन कितना सारा मिल्क सरप्लस है जो लोकल मार्केट्स में बेचा जा रहा है। और वो उसमें भी गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव रहा है, उसमें भी रहा पीछे स्कीम्स वगैरह दी हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड की गई, तभी हुआ है। और लास्ट ईयर जब जो मवेशी हैं उनकी जियो टैगिंग कर दी गई ताकि एक्चुअल नंबर ऑफ जो कैटल है वो तभी इंक्रीज हुआ जब जियो टैगिंग कर दी गई और जितनी सब्सिडी दी गई उसमें एक्चुअली में जानवर खरीदे गए। तो अब जब कैटल बढ़ेगा तो नेचुरल है कि मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हो गई हैं, लेकिन अब उनको मार्केटिंग आपको अपॉर्चुनिटी तो देनी है ना। तो हम भी अब जम्मू कश्मीर में हमने ये डिसीजन लिया है और ऑनरेबल LG साहब ने इस आइडिया को ना कि सिर्फ सपोर्ट किया है बल्कि हमें अब हिदायत की है कि अब अगर आपने ये ठाना है तो आप इसको तेज़ी से कंप्लीट करें और अब हमें ये करने का प्रयास जो है वो अथक तरीके से करना है और तेज़ तरीके से करना है कि आप अपनी एक फेडरेशन बनाइए और अपना एक ब्रांड बनाइए और उस ब्रांड को मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा के, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस दिलवा करके आप उसका मार्केटिंग करिए ताकि हमारे जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक्चुअली में हम जो है बेनिफिट दिलवा सके। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूं जो डेयरी के साथ जुड़े हुए हैं। यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले चंद दिनों से मैं भी उनको देख रहा था, वो भी यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें ऐसा सपोर्ट मिलता जिसमें कोई चिलिंग प्लांट वगैरह लग जाता और उनके दूध की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती। और वो अक्सर इन ब्रांड्स का जिक्र कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले पंजाब के पैटर्न पे जो है वो बात की। तो एक बहुत बड़ी खबर और बात मैं कहूँगा कि आपकी तरफ से उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में डील कर रहे हैं। अच्छा, सोसाइटीज़ की बात करें, आप बहुत सारी नई सोसाइटीज़ जो हैं वो बनाने जा रही हैं। पुरानी सोसाइटीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पास उनका वो रजिस्टर्ड भी हैं। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कुछ भी नहीं कर रही हैं और बहुत ऐसी हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? उनको ख़त्म करेंगे या नई सोसाइटीज़ बनाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, आपने एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा। हमारे यहाँ पे कोई 3700 के आसपास सोसाइटीज़ थी जब हम स्टार्ट हुए थे और जो अब नंबर है मेरी सोसाइटीज़ का वो अभी भी 3700 है, लेकिन वो 1000 सोसाइटीज़ को डी रजिस्टर करने के बाद है। हमने साइड बाय साइड जो सोसाइटीज़ बिल्कुल ही कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई, जिन्होंने कोई आया और उसने रजिस्ट्रेशन किया एंड दे वर नॉन सीरियस अबाउट इट, एंड दो सोसाइटीज़ वर अ टोटल नॉन स्टार्टर, जिन्होंने कभी कोई काम करना शुरू ही नहीं किया, उनको हमने सबसे पहले फर्स्ट फेज में डी रजिस्टर करने का डिसीजन लिया है। इसका सर्वे डेली बेसिस पे चल रहा है और अभी तक हमने 970 ऐसी सोसाइटीज़ हमने डी रजिस्टर कर दी हैं और 400-500 जो हैं सोसाइटीज़ ऐसी जो बिल्कुल ही डिफंक्ट है वो डी रजिस्टर हो रही हैं। साथ साथ में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी जो अच्छा कर रही थी, अपना काम चला रही थी, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रही थी, छोटा मोटा प्रॉफिट कमा रही थी और उसमें जो 2-3 लोग एम्प्लॉय के तौर पे इंगेज थे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। कोविड के टाइम पे ये कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस बड़े बड़े बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ा, तो ये तो छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, इनको बहुत सारी टीथिंग ट्रबल्स हो गई और ये सोसाइटीज़ बंद हो गई। तो बंद हो गई इसी कारण से कि कोविड के टाइम पे जो मार्केट उनको मिलता भी था वो भी उस समय लॉकडाउन एंड एटसेट्रा की वजह से नहीं मिल पाया। इन सोसाइटीज़ को हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 2 तरीके से रिवाइवल का प्लान रखा है। एक, हमने कोई 200 सोसाइटीज़ रिवाइव कर दी हैं कन्वर्जेंस मॉडल पे। उसमें हमने क्या किया है कि हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स हैं उसमें इनको कुछ बेनिफिट दिलवा के और इनका काम दोबारा शुरू करवाया है। दूसरा जो हमारा मॉडल है उसमें हमने एक स्कीम बनाई है जिसमें रिवाइवल ऑफ डिफंक्ट पैक्स, जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं वो, और जो हमारी बाकी तरीके की डिफंक्ट सोसाइटीज़ हैं, तो वी आर अवेटिंग फाइनेंस का कॉन्फिडेंस उस पर हमें मिल जाएगा। तो 1200 सोसाइटीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years वी आर प्लानिंग टू रिवाइव अंडर दैट प्लान। सो जो रिवाइव हो सकती होगी, जिनमें पोटेंशियल होगा, उनको हम रिवाइवल की तरफ ले जा रहे हैं। और रिवाइवल नॉन सीरियस लोगों का हम नहीं करेंगे, क्योंकि रिवाइवल के लिए जो असिस्टेंस गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट बहुत
बड़ी असिस्टेंस दे रही है, लेकिन वो असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट पेमेंट टू द सोसाइटी नहीं होगी. सोसाइटी हैज़ टू अप्लाई फॉर लोन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. हमारा कोऑपरेटिव बैंक ही उनको आसान किश्तों पे लोन दे देगा. वो 20 लाख तक का लोन ले सकती हैं. जिस सोसाइटी को 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 चाहिए, 20 इज द अपर लिमिट. 20 लाख तक का लोन एक सोसाइटी उठा लेगी और उसका जो रिपेमेंट पीरियड है वो 5 से 8 साल का रिपेमेंट पीरियड होगा, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट सारा सोसाइटी वापस करेगी. गवर्नमेंट उस पर 100% सबवेंशन जो है इंटरेस्ट का वो देगी. तो बैंक को हम जो इंटरेस्ट का पार्ट है डायरेक्टली क्रेडिट कर देंगे और जो प्रिंसिपल रिपेमेंट का पार्ट है वो सोसाइटी ने करना है. अब जाहिर सी बात है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है डिपार्टमेंट में, और आप देख रहे होंगे, आपने सुना होगा, बैंक्स जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स बड़े प्रॉब्लम में थे वो काफ़ी बेटर पोजीशन में धीरे धीरे आते जा रहे हैं, क्योंकि हमने एनपीए की रिकवरी और डिफॉल्ट पे हमने काफ़ी ज़्यादा वी हैव टाइटन द न्यूज़ एंड एवरी ब्रांच मैनेजर नाउ नोज कि मेरे अगर एनपीए रिड्यूस हुए वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे एनपीए 1% भी बाय द एंड ऑफ द ईयर बढ़े तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जवाब देना पड़ेगा. तो डिफ़ॉल्ट का चांस अब बहुत कम है, क्योंकि रिकवरी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, बिकॉज बैंक के रिवाइवल के लिए भी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी धनराशि इसी साल मार्च में हमें 366 करोड़ दिए गए. हमारे जम्मू, अनंतनाग और बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत थी, और दिस इज़ पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट also we are hoping will come and this has given a big boost to the banks. और हमारे जो 3 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको अभी तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है, और ऑनरेबल एलजी साहब की क़यादत में हम वो लाइसेंस लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, और उनके सख्त हमें डायरेक्शंस हैं कि आप CRAR और जो NPA है वो RBI की गाइडलाइंस में लाएं ताकि हमें लाइसेंस मिले. तो ये जिस तरीके की स्कीम्स हम लेके आ रहे हैं ना, इनमें हमारे बैंक्स भी ग्रो करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है कोऑपरेटिव सेक्टर की. हमारे बैंक्स ग्रो करेंगे. आप देख के किसी को ज़्यादा इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपको पता है बिजनेस टर्नओवर जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का कितना है? मेरे जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का बिजनेस टर्नओवर 6,800 करोड़ रुपए है साल का. सो यू नो इट्स अ गुड नंबर. it's a huge chunk. So इसी तरीके से हमारे और कोऑपरेटिव बैंक्स भी काफ़ी बड़ा बिजनेस करते हैं. एक्चुअली मेरा कोऑपरेटिव बैंक्स के रिलेटेड भी सवाल था, लेकिन ये इत्तफाकन बात आ गई. मुझे ये बताएं, जैसे आप रिवैम्प कर रहे हैं पूरे बैंक्स को, कोशिश कर रहे हैं कि वो जैसे बाकी बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैंने देखा है पिछले 4 महीने से आपका स्पेशल फोकस है, और ख़ासकर LG साहब का भी है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बहुत बेटर करें. आप ब्रांच वाइज रिव्यूज़ लेते हैं? जी, तो हर क्वार्टर में ब्रांच वाइज रिव्यूज़ लेते हैं. 219 ब्रांचेस हैं हमारी बैंक्स की, और हम ब्रांच वाइज रिव्यू, जो शायद पहले नहीं होता था. नेवर. तो मुझे ये बताएं कि क्या आने वाले समय में हम कोऑपरेटिव बैंक को भी बाकी बैंक्स की तरह देखेंगे, और क्या ये आईटी और उसका जो ओवरऑल इंफ्रा है उसमें भी तब्दीली आएगी? जो हमारे 9 बैंक्स हैं उसमें से एक को बैंक नहीं माना जाता, एक को सिर्फ सोसाइटी माना जाता है, क्योंकि उसको आरबीआई और नाबार्ड दोनों ही बैंक की डेफिनेशन से बाहर रखते हैं. बट एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ अ बैंक ओनली, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जो लैंड डेवलपमेंट बैंक पहले होते थे वो है. लेकिन अगर आप 8 जो आरबीआई और नाबार्ड नॉर्म्स के हिसाब से प्रॉपर बैंक्स हैं, उन 8 बैंक्स को अगर आप ले लें, जिसमें 4 मेरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और 4 मेरे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन 8 बैंक्स में से मेरे 7 बैंक्स दे आर फुली ऑन CBS. ओके. ऐसा लोगों को सोच के लगता है कि ये कोई बड़े पिछड़े हुए बैंक्स हैं जो कोई नॉर्म्स और जो मॉडर्न आईटी के जो रेगुलेशंस है आरबीआई के वो फॉलो नहीं कर रहे. CBS पे होना, कोर बैंक सॉल्यूशंस बोलते हैं इनको, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे होना आरबीआई की एक मैंडेटरी कंडीशन है, और मेरे 7 बैंक्स जो हैं वो ऑलरेडी CBS पे हैं. मेरा एक बैंक CBS पे नहीं है, जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और उसका कारण ये है कि 2014 में जिस कंपनी ने CBS का प्रोजेक्ट इसमें करना था उनके साथ बैंक का कोई डिस्प्यूट हो गया, और 2017 में उस कंपनी ने जाके बैंक के अगेंस्ट में स्टे ले लिया. एंड अनफॉर्चुनेटली उस स्टे को उतने विग्रसली शायद हम फॉलो अप नहीं कर पाए, या जो भी रीजंस रहे, और बैंक के मैनेजमेंट में भी कुछ इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, जिनकी वजह से वो स्टे कंटिन्यू रहा. सो व्हेन आई टुक ओवर एंड व्हेन आई टुक द फर्स्ट रिव्यू, आई गॉट टू नो कि CBS पे ये वाला बैंक नहीं है, जो एक मैंडेटरी कंडीशन है जिसके बगैर हम लाइसेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं.
तो हमने उस कंपनी को बिठाया, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि भैया ये मतलब स्टे वे का क्या आपने सिस्टम रखा है? तो उन्होंने कहा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो हमने उनको ये बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्टे लेके बैठे रहेंगे और हम हाथ पे हाथ धरे वेट करते रहेंगे तो वैसा तो चलेगा नहीं, और आप हमारे बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस में बैंकिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, या तो हम मतलब आपके साथ अगर बिजनेस हमें कंटिन्यू करना है तो आपको भी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव समझना चाहिए। अब 6-8 साल पहले आपकी किसी मैनेजर से कोई बात हुई या किसी एमडी से कोई बात हुई या किसी सेक्रेटरी से कोई बात हुई या आपके कोई रीजंस थे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें आज बैंक की भलाई के बारे में बात करनी है। तो उनको हमने पॉजिटिवली परसुएट किया एंड द रिजल्ट वाज कि पहले वो मान नहीं रहे थे, तो हमने अपर कोर्ट में केस फाइट किया, जज ने केस रिमांड कर दिया नीचे, बट नीचे की हियरिंग होती उसके पहले ही कंपनी ने उस केस को विड्रॉ कर लिया। सो द गुड न्यूज इज दैट द लीगल हर्डल which was there in making my bank CBS compliant is out. Now I'm just waiting कि मेरे बैंक के बोर्ड के फॉर्मेशन की जो फाइल है वो सरकार को गई हुई है, और जैसे ही हमारा बोर्ड बनता है, जो पहली बोर्ड मीटिंग हम होल्ड करेंगे उसमें हम अपना CBS का जो ई टेंडर है उसका डिसीजन करवा के और इस बैंक में भी हम CBS करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है गॉड विल हेल्प अस कि इस साल के एंड तक शायद हम इसको CBS पे ले भी आएँ। तो क्या NPS और इसके अलावा लोन रिकवरी के जो आपके फिगर्स हैं उनमें भी कुछ फ़र्क मिला है और कोई डेटरेंस है आपकी तरफ से? 45 करोड़ की NPA रिकवरी करी है हमारे बैंक्स ने लास्ट ईयर, और डेटरेंस आई डोंट नो, वो आप बैंक के MD से और एम्प्लॉयज से खुद पूछें कि उनके लिए कितना टफ हमने टारगेट रखा है। और इसमें लोन रिकवरीज का भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल है, लोन रिकवरी करंट वाले लोन्स तो डिफॉल्ट में जाने ही नहीं चाहिए, प्लस इनको हिदायत की गई है कि ये बड़े बड़े लोन्स देने की बजाय जो इनका एक्चुअल जॉब है विच इज कॉल्ड माइक्रो फाइनेंसिंग, तो छोटे लोन्स देना, कोई कटिंग टेलरिंग बिजनेस खोलना चाहती कोई सोसाइटी, मेन इनका काम तो माइक्रो फाइनेंसिंग है। वो ये करते नहीं थे पहले, ये टारगेट पूरा करने के लिए एक बड़ा लोन पकड़ते थे और उसको कर देते थे, तो जब डिफॉल्ट होता था तो सीधा एक बड़ा लोन, एक बड़ा चंक NPA में चला जाता था। वो प्रैक्टिस भी डिस्करेज की जा रही है, और NPA रिकवरी के लिए और CRAR को बेटर करने के लिए हमने बनाए हैं MAP, मॉनिटरेबल एक्शन प्लान। तो जो 3 DCCBs हैं उनको गवर्नमेंट ने क्योंकि इतना कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है, तो उन्होंने अपना MAP, मॉनिटरेबल एक्शन प्लान, जो नाबार्ड की कंसल्टेशन में तैयार किया गया है, वो फाइनेंस को जा चुका है और वो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ ऑफ द UT को जा चुका है, और बैंक्स पे इस वक्त बहुत प्रेशर है। एंड मुझे लगता है कि इस वक्त लास्ट ईयर के इस क्वार्टर में जहाँ हम थे उससे हम ऑलमोस्ट डबल की NPA रिकवरी पे ऑलरेडी हैं, एंड द मैनेजर्स आर वर्किंग हार्ड एंड वी आर होपिंग कि इस साल के एंड में NPAs में हमें सब्सटैंटिव परसेंटेज जो है वो रिकवर होके मिलेगा। सोसाइटीज़ के साथ एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो रह गया, इलेक्शंस जो है वो कब तक हो जाएंगे? इलेक्शंस हो रहे हैं लगातार, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लास्ट ईयर से हमने इलेक्शंस करवाने शुरू किए, और इस समय मेरी जितनी सोसाइटीज़ इलेक्शन के लिए ड्यू जो इस साल लास्ट ईयर से अब तक थी, उसके 90% के इलेक्शंस हो चुके हैं। 10% बिकॉज इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, नोटिफिकेशन निकालते हैं फिर 1-2 महीने में। आई थिंक अगले 2 से 3 महीने में मेरी 96 to 98% सोसाइटीज़ में इलेक्शंस हो जाएंगे। कुछ में लीगल प्रॉब्लम्स हैं, कहीं कोर्ट से कुछ लोग स्टे ले आते हैं, उस तरीके की चीज़ें हैं। 1-2 सोसाइटीज़ हैं जिसमें बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कंडक्ट द इलेक्शंस, ऐसे कुछ 2-4 केसेस हो सकते हैं जहाँ पे नहीं होगा। बाकी आवर टारगेट इज़ कि हम अपनी 95 से ऊपर प्रतिशत सोसाइटीज़ में इलेक्शंस जो है वो अगले 2-3 महीने में कंप्लीट करवा देंगे। इस वक्त द परसेंटेज इज़ 90%, जो आई थिंक बड़ी कम स्टेट्स या यूटीज ऐसी होंगी जहाँ पे जितनी सोसाइटीज़ के इलेक्शंस ड्यू हैं उसमें 90%। आई थिंक द स्टेट्स विच आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल, फॉर इंस्टेंस गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, कर्नाटका है, यहाँ पे ये एक रेगुलर फीचर हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है और किसी स्टेट या यूटी में इतना हाई परसेंटेज इलेक्शंस का होगा जितना हमारे यहाँ पिछले 1 साल में हुआ है। सेक्रेटरी साहिबा, बिल्कुल आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, लोगों की बड़ी उम्मीद जो है वो कोऑपरेटिव्स के साथ है, आपके साथ है, तो क्या कहना चाहेंगे एज ए सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स लोगों को, वो लोग जो सोसाइटीज़ के ज़रिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? 1 साल पहले तक लोग हमसे कतराते थे और उनको लगता था कि अगर हम सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को लेके डिपार्टमेंट को अप्रोच करेंगे तो हमें 2-2.5 साल तक तो रजिस्ट्रेशन के लिए अपने पैर घिसने पड़ेंगे। वेल, दैट वर्क कल्चर
कल्चर इज कम्प्लीटली चेंज्ड, वो वर्क सिनेरियो चेंज हो चुका है, ऑनलाइन पोर्टल आ चुका है, इट इज़ एंड टू एंड डिजिटाइज्ड, राइट फ्रॉम द डे ऑफ एप्लीकेशन टिल योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज़ डाउनलोडेड। आपको किसी दफ्तर में कोई चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के अप्लाई करिए, ऑनलाइन पोर्टल पे ही एक छोटी सी नॉमिनल फीस होती है, उसको पे कर दीजिए, चेकलिस्ट उसमें दी हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको उस पर लगाने हैं वो आप चढ़ा दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली 15 दिन में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होके और आपको आपका सर्टिफिकेट घर पे बैठ के डाउनलोड होके मिल जाएगा। सो दिस इज़ अनदर रेवोल्यूशन, बिकॉज इसी ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन के कारण हम 750 सोसाइटीज इतने शॉर्ट पीरियड में रजिस्टर कर पाए हैं, और अब इट इज़ इवन फास्टर बिकॉज हमारा ऑनलाइन पोर्टल फुली फंक्शनल हो गया। लास्ट ईयर एलजी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, उसके बाद हम इसको इम्प्रूव करते रहे, छोटे छोटे बग्स आते हैं बीच बीच में, और अब ये फुली फंक्शनल पोर्टल है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो माहौल है डिपार्टमेंट में, और लास्ट ईयर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री बन गई है एंड पीएम साहब का जो विजन है कि कोऑपरेटिव सेक्टर पे इतना एम्फेसिस दो और कोऑपरेटिव सेक्टर को इतना मजबूत बनाओ कि वो 40% जीडीपी हमें कोऑपरेटिव से मिले, इससे अच्छा कोई समय इन द पास्ट आया नहीं है कोऑपरेटिव से जुड़ने का। और इस वक्त अगर आप जुड़ेंगे तो जो मैक्सिमम गवर्नमेंट बेनिफिट है जी वो आपको जाएगा, मैक्सिमम गवर्नमेंट फोकस आपको जाएगा। टू एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट हर कुछ फाइनेंस कर देगी और ये एक टिपिकल सर्व शिक्षा अभियान जैसा प्रोग्राम है जहाँ पे सब कुछ सरकार करेगी और आपको सिर्फ जाके वहाँ बैठना है, वैसा नहीं है। दिस इज़ अ पीपल्स मूवमेंट, इट्स अ पीपल ओरिएंटेड मूवमेंट, but government is there to hold your hand, to be a facilitator and partly fund your projects also। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको खुद करना है। अगर आप आगे आएंगे तो इस सेक्टर में रिटर्न्स इतनी कमाल की हैं। एंड एक जो बात जो सबको समझ में आती है वो है पैसा। पैसा सबको समझ आता है। तो अगर एक ऐसी सोसाइटी बनती है जहाँ पे औरतें पहले कुछ नहीं कमा रही थी और उसके बाद वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है और उनके प्रोडक्ट को मार्केट कर देते हैं और वो औरतें घर बैठ के 3,000-4,000 रुपया मंथ का कमाने लगती हैं, उससे उनके कॉन्फिडेंस में आप चेंज देख लेंगे। मतलब उनका नज़रिया बदल जाता है। अभी एक 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम मैं टीवी पे देख रही थी, टीवी पे नहीं, मैं एक मुझे अपडेट आई थी फ़ोन पे, मैं वो देख रही थी। तो एक महिला है पंजाब में, उन्होंने एक बड़े छोटे लेवल से मुर्गी पालन पोल्ट्री का काम शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने और महिलाओं को जोड़ करके एक कोऑपरेटिव बना ली। और इस वक्त वो कहती हैं कि हर महिला जो मेरे साथ जुड़ी है वो साल में 50,000 का मुनाफा कमाती है। दैट इज़ ओनली मुनाफा, फॉरगेट अबाउट द टर्नओवर। टर्नओवर कितना होगा वो तो छोड़ दीजिए। हर लेडी जो है वो 50,000 का मुनाफा, अगर रूरल एरिया में कोई औरत साल में 50,000 रुपया ला रही है घर में, डू यू नो हाउ मच इट एड्स टू द रूरल हाउस होल्ड इनकम? क्योंकि मैक्सिमम ऑफ आवर रूरल हाउस होल्ड्स हैव एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीस। अगर महिलाएं जुड़ें, जो हमारे ट्राइबल्स हैं वो जुड़ें, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं वो जुड़ें, और वो अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की तरफ बढ़ें, सेल्फ एम्प्लॉयड हो करके छोटे छोटे बिजनेसेस के ज़रिए, मार्केटिंग के ज़रिए आगे बढ़ें, इससे अच्छा गोल्डन सिनेरियो कभी नहीं हो सकता। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट और इन्वेस्टमेंट करना है, बट इसका रिटर्न मल्टीफोल्ड है। तो इस प्रोसेस से जुड़ने का इससे अच्छा कोई समय नहीं है, ना यूटी में और ना ऑल इंडिया लेवल पे। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप जुड़ना चाहें, आप मोस्ट वेलकम है। और अपने डिपार्टमेंट के हवाले से ये गारंटी मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दे सकती हूँ कि मेरा ऐसा कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार नहीं है जो आपको प्रॉपरली एंटरटेन नहीं करेगा और गाइड नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, या कोई भी और आपकी समस्या है, या आपको डीपीआरस बनवानी है, किसी भी तरीके की मदद जो आपको डिपार्टमेंट से चाहिए। I keep taking feedback about my officers and it is being made very clear to them that you have to be there available for people 24 hours. तो आप आइए, we welcome you and we will stand by you, और हम आपके प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करेंगे और मार्केट करेंगे और आपको बिजनेस फ्रेटर्निटी के साथ जोड़ेंगे और सेल्फ रिलायंट बनने में मदद करेंगे। यशा जी, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो एक वक्त में जहां कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट पूरी तरह से नेग्लेक्टेड था और डिपार्टमेंट के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, आपने सुना होगा कि अभी डिपार्टमेंट के हालात जो है वो बेहतर हो गए हैं। और इसके अलावा
जो आने वाले इनिशिएटिव्स हैं उसमें हम पंजाब की तरह, हिमाचल की तरह, गुजरात की तरह जो है वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट है और ख़ासकर जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि कोऑपरेटिव्स जो है वो देश की इकॉनमी और इसके अलावा स्टेट्स और यूटी की जो इकॉनमी है उसमें भरपूर मदद करे। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है वो कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट खासकर जम्मू कश्मीर का जो है वो एक नया डिपार्टमेंट बन के आएगा और लोगों की जो पार्टिसिपेशन है डिपार्टमेंट के साथ वो भी बढ़ेगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।